Good morning, dear students. So बेटा we had discussed in last lectures about power sharing. तो पहले जो हमने चैप्टर किया था सिविक्स में, फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग हमने किया, तो अभी उसी से रिलेटेड अपना सेकंड चैप्टर है फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म के बारे में डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है। सो फेडरलिज्म का पॉइंट भी आपको फर्स्ट चैप्टर में मिला था। हिंदी में हम इसको बोलते हैं संघवाद। इसमें क्या होता है कि हम लोग जो गवर्नमेंट की पावर्स हैं उनको डिवाइड करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स में, ठीक है। और वो डिफरेंट ऑर्गन्स होते क्या हैं, अब जैसे आप एग्जांपल लो इंडिया का। अब इंडिया में एक क्या है कि 3 टायर गवर्नमेंट है, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना पावर को 3 लेवल पे डिवाइड किया है। मैं आपको एक बार पहले सिंपली एक वैसी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। देखो पहले क्या है, पहले है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे कि इंडिया के अंदर एक पार्लियामेंट है जो कि न्यू दिल्ली में है, और वहाँ पे लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं उन्हीं पे बेस्ड इंडिया के मिनिस्टर्स चुने जाते हैं। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो इसी तरह और बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं जो कि इंडिया के सिस्टम को रन करते हैं। अब उसके बाद आती हैं स्टेट गवर्नमेंट। अब इंडिया has been divided into 28 states and 9 union territories, ठीक है। तो क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, यानी कि राज्य सरकारें हैं। तो पहले क्या है कि पूरे कंट्री का एक गवर्नमेंट है, फिर नीचे राज्य, जैसे हरियाणा के सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर, तो वो हरियाणा को संभालते हैं, हरियाणा के रिगार्डिंग रूल बनाएंगे, उनके लिए असेंबली है। चंडीगढ़ में इसी तरह राजस्थान है, ठीक है, वहाँ के सीएम अलग हैं, उनकी विधानसभा अलग है, लेजिस्लेटिव असेंबली अलग है। इसी तरह तो अपने इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं, सबके असेंबली अलग अलग है। यूनियन टेरिटरीज़ में जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी, इनका जो असेंबली है वहाँ पे भी सीएम बनते हैं, वो भी अपने डिसीजन लेते हैं। फिर नीचे पावर आती हैं जिसको हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट्स, स्थानीय सरकारें, ठीक है। अब स्थानीय सरकारें यानी कि स्टेट में अंदर भी पावर डिवाइडेड है। अब वो डिवाइडेड लोकल गवर्नमेंट में क्या होते हैं, एक तो अब ये 2 पार्ट में है। शहरों वाला सिस्टम अलग है, गांव वाला सिस्टम अलग है। गांव में क्या होता है, पंचायती राज, ठीक है, और एक होती है अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है। गांव में क्या होता है कि पंचायती राज, उसको हम बोलते हैं, पंचायती राज में 3 लेवल होते हैं, ठीक है। एक देखो यहाँ पे सबसे पहले कौन होता है, जिला परिषद, या मैं नीचे से ऊपर का अगर क्रम लूँ तो पहले होती है ग्राम पंचायत, ठीक है। हर गांव के अंदर एक पंचायत होती है। कुछ छोटे गांव में तो एक से ज़्यादा यानी 2 गांवों की, 3 गांवों की एक पंचायत होती है। गांव ज़्यादा बड़ा है तो एक ही गांव में एक से ज़्यादा पंचायत भी हो सकती हैं, 2 पंचायतें, 3 हैं, ठीक है। फिर अब गांव किसमें कलेप्स होकर क्या बनता है, ब्लॉक। जैसे टोहाना एक ब्लॉक है तो उसमें क्या बनता है, उसको हम बोलते हैं ब्लॉक समिति या पंचायत समिति, उसको क्या कहेंगे, ब्लॉक समिति, ठीक है। और फिर इनसे ऊपर कौन होता है, जिला परिषद। तो ये मैं आपको बताऊंगा अपने लास्ट वीडियो में, जिसमें कि हम लोग करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन वाला पॉइंट। तो यानी कि अब आपको पता है गांव में पंचायत के पास भी पावर होती है, वो भी कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं, ठीक है। उससे ऊपर ब्लॉक समिति होती हैं जो ब्लॉक के रिगार्डिंग फैसला लेती है। फिर जिला परिषद होती है जो जिले के हिसाब से फैसले लेती है। फिर आ जाती है स्टेट गवर्नमेंट, उससे ऊपर आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो कितना लेवल होगा। इसी तरह शहरों में क्या होता है, शहरों में होते हैं, यहाँ पे भी 3 लेवल हैं, ठीक है। एक होते हैं म्यूनिसिपल कमेटी, ठीक है। एक होते हैं म्यूनिसिपल काउंसिल और एक होते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। अब जैसे ये के ऊपर एक है ग्राम पंचायत के ऊपर ब्लॉक समिति है, ब्लॉक समिति से ऊपर जिला परिषद है। ये अलग अलग एरिया में, जैसे छोटा शहर होगा तो वहाँ पे होती है म्यूनिसिपल कमेटी,
ठीक है। मान लो कोई ऐसा एरिया है जिसकी पॉपुलेशन 50,000 से कम है, तो वहाँ पे क्या होगी, म्यूनिसिपल कमेटी होगी। फिर आती है म्यूनिसिपल काउंसिल। म्यूनिसिपल काउंसिल जो वहाँ पे 50,000 से 3 लाख तक की पॉपुलेशन है। जैसे टोहाना में क्या है, म्यूनिसिपल काउंसिल है, हिंदी में बोलते हैं नगर परिषद, इसको बोलते हैं नगर पालिका। और बड़े शहरों में जैसे हिसार है, सोनीपत, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नगर निगम, गुड़गांव है जैसे, तो उसको क्या बोलते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो अब जैसे टोहाना में छोटे मोटे जो फैसले हैं, जैसे सफाई व्यवस्था है, ठीक है, या डॉक्यूमेंटेशन है, जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड रखना है, वो काम कौन करेगी, म्यूनिसिपल काउंसिल करेगी। पार्क वगैरह का रख रखाव करना है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है टोहाना में किसी एरिया में छोटी सी गली बननी है, ठीक है। अब गली बनने, अब मान लो कंट्री के अंदर बस एक ही लेवल है सरकार का, और वो कौन सा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि इसको हम कहते हैं जहाँ पे एक ही गवर्नमेंट है उसको कहा जाता है यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो आप सोच के देखो, अगर मान लो इंडिया में या किसी कंट्री में ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो वहाँ पे हर फैसला कौन लेंगे, ये लेंगे। यानी कि अगर मान लो आपकी गली भी बननी है, आज के टाइम में अगर आपकी गली टूटी हुई है, ठीक है, आपके घर में पानी की सप्लाई नहीं आ रही, तो आप भी किसको कांटेक्ट करोगे, आप कांटेक्ट करोगे अपने एमसी को, ठीक है। एमसी हम किसको कहते हैं, जो मेंबर है, मेंबर ऑफ काउंसिल, ठीक है, ये मेंबर ऑफ कमेटी, जैसे अपने टोहाना में मेंबर ऑफ काउंसिल्स हैं, तो हम उनको कहेंगे गली टूटी हुई भी गली बनवाओ, वोट दिया था तुमको इसीलिए तो दिया था, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, उस प्रपोजल को जब म्यूनिसिपल काउंसिल की मीटिंग होगी वहाँ रखेगा, गली बन जाएगी। अब ऐसा तो नहीं है एक छोटी सी गली बनवाने के लिए भी हम प्राइम मिनिस्टर को अप्रोच करें कि जी हमारी गली टूटी है। प्राइम मिनिस्टर को यही काम रहेगा, वो पूरे इंडिया के एक एक गली थोड़ी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया है, पावर जो है उसको डिफरेंट लेवल पे हमने डाइवर्स किया है, बिखराया है, ताकि फैसला लेने में जल्द यानी कि टाइम ना लगे, समझे। मान लो किसी एरिया में कोई एग्जाम्पल मैंने लिया, गली बनना है, ठीक है, या किसी एरिया में बहुत बड़ा पानी का एक जगह इकट्ठा हो जाता है, गंदा नाला है, ठीक है, और अब वहाँ वो गंदा नाला अगर आ गया है या कोई ऐसा रीज़न है, यानी 1-1.5-2 दिन में वो मामला ख़त्म होना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए, वहाँ पे साफ़ सफाई होनी चाहिए। बट अगर आप मान लो वहाँ पे कोई इस तरह के सिस्टम नहीं है, कोई अगर वो गांव है तो गांव में पंचायत नहीं है, अगर वो शहर है तो वहाँ पे म्यूनिसिपल कमेटी या काउंसिल नहीं है, ठीक है, एक ही सरकार है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब पहले हम क्या करेंगे, लेटर लिखेंगे, अप्रोच करेंगे प्राइम मिनिस्टर को। अब प्राइम मिनिस्टर के ठीक है जी देखते हैं, इतने मन वहाँ पे 10-15 दिन निकल जाएं, ठीक है। तो इसीलिए यानी कि डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है, द रूल ऑफ पीपल, ठीक है, जनता का शासन है, और किसके लिए, बाय द पीपल फॉर द पीपल। 9th में आपको मैंने ये सारा बताया था, चैप्टर नंबर जो अपना फर्स्ट हमने किया था व्हाट इज़ डेमोक्रेसी में, ठीक है। तो मेनली डेमोक्रेसी में पावर किसके हाथ में होती है, लोगों के। तो इसीलिए पावर को अपर लेवल से निचले लेवल तक बिखराया जाता है, इसी को क्या कहते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं, ठीक है। इनकी अपनी क्राइटेरिया है, ये उस हद तक कानून बनाएंगे, इनका अपना क्राइटेरिया है, ये इस टॉपिक पे इस फील्ड तक कानून बनाएंगे, इनका अपना क्राइटेरिया है, ठीक है, क्लियर। तो यही हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं, और देखेंगे कि फेडरलिज्म होता क्या है, कितने लेवल पे हो सकता है, क्या क्या वो सारी बातें हैं। सो हेयर वी विल डिस्कस अबाउट दीज पॉइंट्स। सो बेटा कम टू पेज नंबर 14, 14 पेज नंबर पे आ जाओ। So here, what is federalism? So let us get back to the contrast between Belgium and Sri Lanka that we saw in last chapter. जैसे हमने लास्ट चैप्टर में देखा, अब श्रीलंका में क्या है, यूनिटरी गवर्नमेंट था, एक ही लेवल है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और वही अपने मनमर्जी का रूल कर रहे हैं। बेल्जियम ने क्या किया था, बेल्जियम ने पहली बात तो वेलोनिया और फ्लेमिश में अलग अलग गवर्नमेंट बनती थी, उनकी पावर जो थी वो ज़्यादा की, स्टेट गवर्नमेंट को उन्होंने ज़्यादा पावर दिया, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या किया कि इलेक्शन में उन्होंने पावर्स अपने डिसाइड कर लिया, ठीक है, यानी उन्होंने मिलजुल के काम चलाया, ओके।
So you would recall that one of the key change made in Constitution of Belgium was to reduce the power of central government. तो हमने देखा था बेल्जियम में क्या हुआ, they reduced the power of central government. उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर था वो कम करके ज़्यादा पावर किसको दे दिया था, स्टेट गवर्नमेंट को. ठीक है, वेलोनिया और फ्लेमिश रीजन में जो सरकारें बनती थी उनको ज़्यादा पावर दिया, क्योंकि फ्लेमिश रीजन में अलग लोग थे, वेलोनिया में अलग लोग थे. ठीक है, तो अब मान लो उस जिस एरिया में जो लोग ज़्यादा है, मान लो जिस एरिया में फ्रेंच लोग ज़्यादा थे, ठीक है, उनको पावर ज़्यादा दिया ताकि फ्रेंच लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, उन्हीं की ही सरकार बनेगी, वो अपने रिगार्डिंग जो फैसले ले सकते हैं वो जल्दी ले सकते हैं और अच्छे ले सकते हैं, उनको उनके कल्चर का इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है. And to give these power to regional government. Regional governments existed in Belgium even earlier. They had their roles and powers. अब ऐसा नहीं है कि वो कोई नई बात थी, उससे पहले भी बेल्जियम में रीजनल गवर्नमेंट्स थी, यानी स्टेट गवर्नमेंट थी, बट उनकी अपनी पावर्स थी, उनके अपने रोल्स थे. बट ऑल दीज पावर्स वर गिवन टू दीज गवर्नमेंट एंड कुड बी विड्रॉन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. पर पहले प्रोविज़न था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उन पावर्स को किसी टाइम पे, किसी ऐसे मौके पे कम भी कर सकती है, ख़त्म भी कर सकती है. The change that took place in 1993 was that the regional government were given constitutional power that were no longer dependent on central government. तो 1993 में जो उन्होंने चेंज किया कॉन्स्टिट्यूशन में बेल्जियम ने, वो क्या किया कि अब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होगी. ठीक है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का पावर बढ़ा दिया, उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज बढ़ा दिए, उनके कल्चरल राइट बढ़ा दिए. ठीक है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट को वैल्यू उन्होंने दिया. Thus Belgium shifted from a unitary to federal form of government. तो इसी वजह, यानी उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी कंट्री में जो गवर्नमेंट सिस्टम था, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री के रिगार्डिंग रूल बनाएगा, और फिर अलग अलग रीजन, यानी कि ये स्टेट की अलग गवर्नमेंट, ये स्टेट की अलग गवर्नमेंट. ठीक है, तो इस तरह क्या कह दिया उन्होंने, पावर को डिवाइड कर दिया निचले लेवल तक. तो इसी को क्या कहते हैं, फेडरल. नाउ बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू federal form of government. So Sri Lanka continue to be for all practical purpose a unitary system where the national government has all the power. But Sri Lanka ने क्या किया, उन्होंने चेंज नहीं किया, उन्होंने जो सिस्टम था यूनिटरी गवर्नमेंट वाले वही चलने दिया. तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका टू बिकम ए फेडरल सिस्टम. तमिल लीडर क्या चाहते थे, तमिल लीडर चाहते थे कि श्रीलंका एक फेडरल कंट्री बने और जो तमिल्स के स्टेट हैं वो अलग स्टेट बन जाएं, यानी कि वो रहेंगे श्रीलंका में ही, अलग कंट्री नहीं होगा तमिलों का. ठीक है, बट क्या होगा कि स्टेट गवर्नमेंट बनेंगे तो जिस एरिया में तमिल ज़्यादा रहते होंगे उन वहाँ पे तमिलों के सीएम बन जाएंगे, उनके पावर्स होंगे, तो वो अपने लिए पॉलिसीज़ जो हैं बना सकेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट पे दबाव भी बनाएंगे किसी मौके पे. सो अब आता है कि इसका क्या डेफिनेशन आप ले सकते हो. ठीक है, सो हेयर फेडरलिज्म इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ कंट्री. ठीक है, यानी कि जो एक सेंट्रल सिस्टम है उसके पास पावर एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री, उनका पावर जो होता है वो डिसाइडेड रहता है. ठीक है, और दोनों लेवल अपने अपने लेवल पे काम करते हैं. Okay, so federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and the other constitutional units of the country. तो ये क्या है, ये federalism का meaning है. So usually a federation has two level of government. ठीक है, अब फेडरेशन आप किसको कहोगे, जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग होंगे, एक से ज़्यादा लेवल होंगे. One is the government for entire country that is usually responsible for a few subjects. ठीक है, अब जो रीजनल गवर्नमेंट होती हैं उनकी पावर, जैसे इंडिया है, इंडिया में क्या है कि जो रीजनल गवर्नमेंट्स हैं यानी स्टेट गवर्नमेंट की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से कम है.
ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की वैल्यू ज़्यादा है, उनके कानून की ज़्यादा वैल्यू होगी। बट जैसे कि अभी हमने बेल्जियम का देखा, बेल्जियम में क्या सिस्टम यूज़ किया कि स्टेट गवर्नमेंट की पावर ज़्यादा होगी। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर जो होती है वो इक्वलाइज भी होती है, इक्वल भी होती है। So one is the government for entire country that is usually responsible for a few subjects of common interest. The other are government at the level of province or state that look after much of the day-to-day administration of their state. ठीक है, तो एक तो क्या हो गया जो सेंट्रल अथॉरिटी है, और एक होता है अदर लेवल जो कि क्या, इसको हम कहते हैं प्रोविंस एंड और स्टेट। जैसे इंडिया में स्टेट्स कहते हैं, चाइना में प्रोविंस कहते हैं, पाकिस्तान में भी प्रोविंस कहा जाता है। तो वो क्या होता है कि जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग होती है उसको संभालते हैं। बोथ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर इंडिपेंडेंट पावर। ठीक है, तो क्या होते हैं कि दोनों अपने अपने लेवल पे जो पावर्स हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। मेनली तो देखो उनका टारगेट एक ही है, पब्लिक वेलफेयर, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। पर स्टेट गवर्नमेंट पे पब्लिक वेलफेयर की जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा रहती है क्योंकि वो कम एरिया को गवर्न कर रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट एक बहुत बड़े एरिया को गवर्न कर रही होती है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे आओ। In this sense, federations are contrasted with unitary government. Under the unitary system, either there is one level of government or sub-unit are subordinate to the central government. अब होता क्या है कि या जो यूनिटरी सिस्टम होता है जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट्स हैं वहाँ पे क्या होगा, एक ही यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट होंगी, और लोअर लेवल पे जो रूल करते हैं वो इनके एक सबऑर्डिनेट्स होते हैं, सबऑर्डिनेट यूनिट्स होती हैं, यानी कि उन यूनिट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के ही ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं। यानी कि फाइनल पावर, ये सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। ठीक है, वहाँ उसको हम कहते हैं यूनिटरी सिस्टम। The central government can pass on order to the provincial or local government, but in a federal system, the central government cannot order the state government to do something. But जहाँ पे फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम में जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उतनी नहीं है कि वो किसी स्टेट को ऑर्डर कर सके कोई काम के लिए। ठीक है, कि आप अपने स्टेट में ये चीज़ श्योरली करना ही करना है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ऑन फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे इश्यूज़ हैं, ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का पावर इंडिपेंडेंट है, उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पूछने की या परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। सो बोथ दीज गवर्नमेंट आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। तो दोनों जो लेवल हैं यानी कि सेंट्रल लेवल एंड लोअर लेवल यानी स्टेट लेवल, ठीक है, दोनों अपने अपने लेवल पे लोगों के प्रति जवाबदेह हैं, आंसरेबल हैं। सो लेट अस लुक एट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब आता है ये 5 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। ठीक है, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म यानी कि क्या क्या फीचर्स होते हैं फेडरलिज्म के। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि वहाँ पे मोर देन 2 टायर और 2 टायर गवर्नमेंट होता है, यानी कि सरकार या तो 2 स्तर पे होती है, 2 से ज़्यादा स्तरों पे होती है। सो फर्स्ट देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स। ठीक है, यानी कि सरकार जो होगी वो कितने लेवल पे होगी, या तो 2 लेवल पे या फिर ज़्यादा लेवल पे। जैसे यहाँ पे देखो, अब मैं इंडिया का एग्जांपल ले रहा हूँ। इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है, यानी कितना लेवल हो गया, 3 लेवल। ठीक है, और ये लोकल लेवल आगे फिर से पहले 2 पार्ट में डिवाइड है और ये आगे 3-3 पार्ट में डिवाइडेड है। क्लियर? तो मेनली आप क्या कह सकते हो, इंडिया में 3 टायर गवर्नमेंट है। इंडिया में कितना टायर गवर्नमेंट है, 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम है। ठीक है, सेकेंड, different tier of government govern the same citizen, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration. अब देखो, मान लो कोई भी एरिया है,
ठीक है। अब मान लो यहाँ पे हरियाणा है, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ हिमाचल है, पंजाब है, राजस्थान है, यूपी है, उत्तराखंड है, ठीक है। अब जो इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे इंडिया को रूल करती है। हरियाणा की जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ हरियाणा वाले एरिया को ही रूल करती है, ठीक है। देखो जो बंदे हरियाणा में रह रहे हैं, ठीक है, वो बंदे स्टेट गवर्नमेंट से भी के ऑर्डर भी फॉलो कर रहे हैं। वो बंदे जब सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको ऑर्डर आता है उसको भी फॉलो करते हैं। यानी कि सेंट्रल जो कंट्री के सिटीजन्स हैं, ठीक है, सिटीजन्स वही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उन्हीं लोगों को गवर्न कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी उनको ही गवर्न कर रही है, ठीक है। बट उनकी जो पावर्स है वो अलग अलग है, ठीक है। डिफरेंट मैटर्स पे उनकी जो पावर है वो अलग अलग हो सकती है, ठीक है। लेजिस्लेशन पे यानी कानून बनाने की अगर बात हो तो उसमें भी डिसाइडेड है कि इन टॉपिक्स पे कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। अब मान लो हरियाणा है, हरियाणा अपनी आर्मी तो नहीं रख सकता, स्टेट आर्मी क्यों रखेगा, जब अब आर्मी रखने का किसका लाइबिलिटी है, वो कंट्री पूरा यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आर्मी संभालेगी। क्योंकि अपने कंट्री को बहुत बड़ा एरिया है जिसमें कि अदर कंट्रीज़ हम टच करते हैं। यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ पाकिस्तान के साथ कितने स्टेट लगते हैं, तो नीचे गुजरात से लेके राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। अगर मान लो आर्मी रखने की पावर कंट्री की नहीं है, मान लो स्टेट की होती, राजस्थान को अलग आर्मी रखनी पड़ती, पंजाब को अलग रखनी पड़ती, जम्मू कश्मीर को अलग रखनी पड़ती, ठीक है। हो सकता है पंजाब की आर्मी स्ट्रॉन्ग हो, राजस्थान की स्ट्रॉन्ग हो, बट जम्मू कश्मीर की ना स्ट्रॉन्ग होती, तो ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाती। इसीलिए हमने जो नेशनल इश्यूज़ हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहते हैं, ठीक है। और जो लोगों के यूजुअली जो फुल कंट्री के रिगार्डिंग नहीं है, जैसे हरियाणा के लोगों के रिगार्डिंग ही रहेंगे, वैसे डिसीजन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट लेगी, ठीक है। सो वी हैव डिवाइडेड देयर ज्यूरिसडिक्शन, सबके अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं। थर्ड पॉइंट, द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ टायर और टायर ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफिक इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हर टायर, हर लेवल की गवर्नमेंट का जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्टें हैं। एक को हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो टॉपिक है उन पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, यानी लोकसभा कानून बनाती है। फिर एक है स्टेट लिस्ट, जिस पे स्टेट गवर्नमेंट यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो उस पर्टिकुलर स्टेट की होगी वो कानून बनाती है, ठीक है। फिर एक कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकते हैं, और जिसका कानून मान लो किसी ऐसे टॉपिक पे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कानून है, स्टेट गवर्नमेंट का भी कानून है, तो ज़्यादा किसका चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर ज़्यादा है, ठीक है। और ये जो लेवल है थर्ड लेवल गवर्नमेंट का, इनकी पावर जो है ये डिसाइड हुई थी 1992 में, ठीक है। 1992 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके इसके लिए प्रोविज़न किया था, तो इनकी जो पावर है वो वहाँ मेंशन है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन फॉर्म में सारी पावर जो है वो मेंशन की गई हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या है, द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ टायर ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। So the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed, यानी कि हर लेवल का जो पावर है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है, उसका वैल्यू वहाँ पे मेंशनड है, ठीक है। फोर्थ, the fundamental provision of constitution cannot be unilaterally changed by one level of गवर्नमेंट। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है, अमेंडमेंट करना है, तो सिर्फ लोकसभा अकेले या पार्लियामेंट अकेला चेंज नहीं करेगा। हाँ, बिल जो है वो आएगा कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के दोनों पार्ट्स यानी राज्यसभा लोकसभा से पास होने के बाद फिर वो स्टेट असेंबलीज में आएगा,
तब जाके उसको पारित किया जाएगा, तो एक लेवल नहीं कर सकता। सो सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसके लिए क्या करना होता है, दोनों लेवल की सरकारों की सहमति चाहिए। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब ऐसे जहाँ पे फेडरलिज्म होता है वहाँ एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, जैसे इंडिया के अंदर एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ठीक है, दैट कैन चेक द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, बोथ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, वो दो स्टेट के बीच में कोई भी कंट्रोवर्सी हो जाए या स्टेट एंड सेंटर की कंट्रोवर्सी हो जाए तो वो मुद्दा कहाँ, वो उसको सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा। या पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ पास किया है जो कॉन्स्टिट्यूशनली अगेंस्ट है किसी प्रोविज़न में, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा सकता है। Okay, so courts have the power to interpret the constitution and the powers of different level of government. The highest court act as an umpire if dispute arise between different level of government in the exercise of their respective power. तो अगर मान लो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में किसी टॉपिक पे, किसी बात पे आपस में डिस्प्यूट हो जाता है उनके पावर के लेके, तो वहाँ पे जो हाईएस्ट कोर्ट है यानी सुप्रीम कोर्ट एक एम्पायर की तरह काम करेगा। वो उनके बीच में जो डिस्प्यूट होगा उसको सुलझाएगा और कॉन्स्टिट्यूशनली उसको सॉल्व करेगा, जिसके हक में फैसला देना होगा उसको हक में देगा। ओके, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। जो फाइनेंशियली यानी टैक्सेशन है, टैक्सेशन भी क्या किया उन्होंने, क्लियर किया है कि कौन सा टैक्स किसको जाएगा, कितना शेयर जाएगा, ताकि स्टेट के पास, सेंटर के पास जो पैसा है, ठीक है, वो क्लियरली बता रहे भाई किसको कितना पैसा, किसको कितना हिस्सा दिया जाना है, वो उसी के अकॉर्डिंग अपने बजट बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है 7th, द फेडरल सिस्टम दस हैज़ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। तो फेडरल सिस्टम का क्या है कि ड्यूअल ऑब्जेक्टिव है, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री। एक तो क्या है कि कंट्री में यूनिटी बना रहना चाहिए, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन टारगेट क्या रहता है कि कंट्री में यूनिटी बनी रहनी चाहिए, ठीक है। वाइल एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, जबकि दूसरी तरफ यानी कंट्री में यूनिटी भी बनी रहे और ये कंट्री के अंदर जो बहुत तरह तरह की कम्युनिटी हैं, लोग हैं, जो एक डाइवर्सिटी है, उन सब की डिमांड्स भी पूरी हैं, उन सब का अकोमोडेशन भी हो। देयरफॉर टू एस्पेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। सो इसमें एंड लास्ट लाइन पढ़ो आप इस पॉइंट में, एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ एस्पेक्ट म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। यानी कि एक बेटर गवर्नमेंट सिस्टम के लिए क्या होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक पॉजिटिव एंड हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, उनके बीच में अगर डिस्प्यूट रहेगा तो वो बेनिफिशियल नहीं है, वो हमारे या किसी भी कंट्री के फेडरल सिस्टम के लिए बेनिफिशियल नहीं है। या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर को कम कर रही है, ठीक है। सो ये क्या है, अभी हमने किया आज यहाँ तक ही, ठीक है, और नेक्स्ट हम करेंगे आगे के टॉपिक। तो बेटा इसको ध्यान से देख लो, जो आज की जो टॉपिक है इसी में इस चैप्टर का निचोड़ है, ठीक है, अच्छे से समझो इसको, क्लियर। और बाकी जो लास्ट चैप्टर्स हैं उनकी क्वेश्चन आंसर की लर्निंग रखो साथ में, और टेस्ट प्रॉपरली दिया करो, ओके, रेगुलर टेस्ट देते रहो भाई, ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।